आज के दिन का कारोबार कैसा था? प्रियंका बताइए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए आज किस तरह से आज एक गैप अप के साथ, एक बड़े गैप अप के साथ हमने ओपन होते हुए देखा इंडियन मार्केट्स को, और उसी गैप को सस्टेन किया। इनफैक्ट उस मूव को आगे बढ़ाया मार्केट से। 17,200 पहला एक क्रूशल पॉइंट था जिसे बाजार एक बड़ा रेजिस्टेंस मान रहा था। उससे क्रॉस करने के बाद 17,300 तक भी आज इंट्राडे में गया। हालांकि हम उसके आसपास ही क्लोज हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि फेड ने सिर्फ 25 बीपीएस बढ़ाए, जो एक बाजार में ऑलरेडी प्राइस इन था, फैक्टर इन था। बाजार ने इसको चीयर किया कि सिर्फ 25 बीपीएस ही बढ़ाया, और उसके बाद हमने देखा एक तरफा तेजी आपको यूएस मार्केट्स में देखी और इंडियन मार्केट्स भी आज इसे रेप्लिका किया। सारे ही सेक्टर्स में आपको आज हरा निशान दिखा। होली से पहले होली बनी है बाजार में, कहना चाहिए आपको। चाहे बैंकिंग, फाइनेंस, कंजम्पशन, ऑटो, आपका मेटल, रियलिटी पैक सबसे बड़ा मूवर रहा। इन सब की बात करें तो वहां पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट लास्ट कुछ आवर में आप 15 मिनट्स में देखें तो रिलायंस में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दी। फुटसी रीबैलेंसिंग होनी है जल्दी, जिसके वजह से हम यहाँ एक थोड़ा स्पाइक भी देख रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन आप अगर एडवांस और डिक्लाइन की रेशियो देखें, या फिर आप नीचे जो काउंटर्स देख रहे हैं कि जिनमें आपको तेजी देखने को मिली, एचडीएफसी लिमिटेड बात करनी होगी। जिस तरह की चाल 2200 से एचडीएफसी लिमिटेड दिखाता हुआ आ रहा है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है आपको एचडीएफसी काउंटर्स में। एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी लिमिटेड इन स्पेसिफिकली, वो वाकई यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट ट्रैप में अगर यहाँ पर हमें क्लोज करना हो, इसे इंडिकेट करना हो कि पूरे दिन एक्शन पैक दिन रहा, सारे सेक्टर हरे निशान में दिखाई दिए। स्ट्रेंथ आपको दिखाई दी रियल एस्टेट स्पेस में, आपको स्ट्रेंथ दिखी बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो में, और लेड बाय जितने भी लार्ज कैप्स थे। रिलायंस, हैवी वेट्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया और बाजार ने एक अच्छी लेवल्स को ऊपर की तरफ छुआ भी। एफएनओ स्पेस में आपको केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस है, कोरोमंडल हो, आप जीएसएफसी हो, इन सभी काउंटर्स ये आपके गेनर्स थे एफएनओ स्पेस में। इनफैक्ट रिटेल स्पेस को यहाँ टच करना चाहिए। ट्रेंड, आदित्य बिरला फैशन वीक, जिस तरह की तेजी इन काउंटर्स ने दिखाई, क्लियरली आपको बहुत सारे स्पेसेस सिर्फ शॉर्ट कवर होते हुए नहीं दिखाई दिए, आपको लॉन्ग्स बनते हुए भी दिखाई दिए। लास्ट आवर में कुछ आपने थोड़ा सा दबाव देखा, वो देखा आपने टेक्नोलॉजी शेयर में, लार्ज कैप आईटी में, इन्फोसिस, टीसीएस, वहाँ थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन उसके अलावा आप क्लियरली होली का रंग देखेंगे, हरा रंग देखेंगे बाजार में, जो आज पूरी तरह बाजार पर छाया हुआ दिखाई दिया। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो शानदार तेजी आज बाजार में देखने को मिली और हरा रंग होली के मौके पर बाजार में छाया रहा। लेकिन इस पूरे हफ्ते किस तरह का कारोबार रहा, ये भी हम आपको बता देते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो 4% की तेजी वहां पर देखी गई, और बैंक निफ्टी में भी करीब 5.5% की तेजी इस पूरे हफ्ते रही है। इसके अलावा यूएस फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई करीब 25 बेसिस पॉइंट की, और इस साल 6 बार और दरें बढ़ेंगी। तो इसका भी इम्पैक्ट बाजार पर देखने को मिला, और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा भी बाजार को था। इस वजह से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट ग्लोबल बाजारों में, ग्लोबल इकोनॉमी में यहाँ पर देखने को नहीं मिला। कच्चा तेल भी काफ़ी एक्शन में था, और इस हफ्ते 8% की गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली है। डॉलर $129 के हाई से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली कच्चे तेल में। इसके अलावा ईटी सीईओ सर्वे में करीब 67% सीईओ ने माना कि युद्ध से ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पर जैसे ही चीज़ें सिचुएशन नॉर्मल होंगी, सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा 21 ट्रेडिंग सेशन के बाद एफआईएस की खरीदारी भी लौटने को मिली है। तो इस पूरे हफ्ते बाजार का जो अगर ओवरऑल सेंटीमेंट हम कहें तो पॉजिटिव ही देखने को मिला। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल चालू हुआ था, ये पहला हफ्ता था जब हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटीमेंट हर एसेट क्लासेस की तरफ देखने को मिले हैं। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं, और इस वक्त हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए, और सबसे पहले तो होली की भी आपको ढेर सारी बधाई। और होली के मूड में आज भारतीय बाजार भी नजर आए, शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली। आज की क्लोजिंग भी 17,000 के ऊपर मेंटेन रही। तो अब आगे के लिए मोमेंटम क्या देख रहे हैं, क्योंकि फेड की बैठक का जिसको इंतजार था, आउटकम था, वो भी अब आ चुका है। अब नेक्स्ट इवेंट्स, नेक्स्ट ट्रिगर्स बाजार के लिए क्या होंगे जो कि बाजार की चाल को तय करेंगे आने वाले समय में? पूजा जी, आपको और आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं, और तैयारी अच्छी करिए। अच्छा मुनाफा आपको होली के बाद भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी सिनेरियो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरेस्ट रेट को लेकर के एक डाउट था वो क्लियर हो गया है। मार्केट उसको भी ट्रिगर कर रहा है अगली बैठक के लिए। दूसरी तरफ है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यूज थे वो अब कहीं ना कहीं सब सेटल डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट
है जिसे हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, वो है कि जो इस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर टेक ओवर किया है, वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और आगे के जो उनके प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड या फिर बैंकिंग को रिलेटेड, आईटी को रिलेटेड, तो उन सभी का फायदा जो अगले हफ्ते ट्रिगर करेंगे वो काफी हद तक ये पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनमें कि अगर ईज ऑफ होता हुआ नजर आया तो मार्केट और अग्रेसिव होगा और इसका सीधा इंपैक्ट आपको अब एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट में दिखाई देगा, जो कि आज एक पहली कड़ी दिखाई दी है। और चूंकि 31 मार्च तक टैक्स सेविंग के लिए लोग जो है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और म्यूचुअल फंड फर्स्ट चॉइस इस बार माना गया है, तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए एसआईपी म्यूचुअल फंड इन सब के थ्रू आएगा, तो मार्केट अभी फिलहाल तो पॉजिटिव रहेगा। अब निफ्टी के लेवल्स की बात करें, मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड की बास्केट है, म्यूचुअल फंड की बास्केट की अगर बात करें तो वो बैंकिंग, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, इन काउंटर्स पे इन ज्यादा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सारे सपोर्टिव रहेंगे, तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बनेगा। अब निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 17,650 का आंकड़ा अगले फ्राइडे को एक बार अचीव होता हुआ नजर आएगा, तो एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर अभी बना रहेगा। ऑलराइट, तो एक अच्छा मोमेंटम बाजार में आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। रवि, तो ऐसे में हम देख रहे थे कि अब काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो अब चलना भी शुरू हो चुके हैं। मेटल स्पेस, बैंकिंग में खरीदारी एक बार वापस से लौटते हुए दिखाई दे रही है, तो कौन कौन से सेक्टर पर आपका फोकस रहेगा? और बैंक्स में जो फिर से ये तेजी आई है, बैंक निफ्टी को लेकर भी क्या व्यू बन रहा है आपका, ये भी शेयर कीजिए। देखिए, ऑब्वियसली है कि मैंने जैसे बताया कि लगभग एफआईआईज का जो रुझान है वो अब वापस से इंटरेस्ट भारतीय बाजार की तरफ ज्यादा लौटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर हमेशा हर एक की चॉइस में रहता है और सबसे बड़ी बात है कि बैंक्स आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पे यहाँ पर मिल रहे हैं। आप पूरे, चाहे आप प्राइवेट बैंक को देखिए या फिर आप सरकारी बैंकों को देखिए, बड़े दिग्गज बैंक की अगर सिर्फ मैं यहाँ पर बात करूं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये ऐसे काउंटर हैं जो कि एक अच्छे यहाँ पर बेस बना करके अब फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और चूंकि मैंने बताया कि आगे यहाँ पर एफआई जो इन्वेस्टमेंट है वो इन सेक्टर्स को टॉप लीडिंग जो है वो स्टॉक्स को रखेगी, तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में आपको बाइंग की एक पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। अब ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की सिर्फ बात करें और एक बार का ऑप्शन डेटा यहाँ पर आप अगर देखिए तो आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि जो ज्यादातर पोजीशंस हैं वो बैंक निफ्टी की तरफ इशारा कर रही हैं। और बैंक निफ्टी में जो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर फ्यूचर के स्टॉक को देखें तो 36,428 का बैंक निफ्टी क्लोज करता हुआ नजर आया है और अभी जो मोमेंटम बना है उसमें बहुत जल्द आपको 37,500 तक के लेवल, 1,000 रुपए का टारगेट यहाँ से दिख रहा है, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट वीक में भी 37,200 के आंकड़े को छूता हुआ नजर आएगा। अगर ये आंकड़ा छूता है तो आपको टॉप लीडिंग बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो आपको अगर अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनानी है तो बैंकिंग सेक्टर को आपको फर्स्ट फोकस पे रखना चाहिए। ऑलराइट, तो बैंकिंग सेक्टर पर नज़र रखिए और यहाँ से भी बाजार को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये भी समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, अगर कमोडिटी मार्केट के पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो क्रूड में काफ़ी इस हफ्ते एक्शन रहा। अगर सोमवार की ऊपरी स्तरों से बात करें तो 6 से 7% भाव नीचे आ चुके हैं। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के नीचे भी फिसला। जो कुछ बड़े फैक्टर है जो क्रूड को यहाँ पर दबाव बना रहा है, उसमें पहला बड़ा फैक्टर है कि यूएस अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर लगातार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूएई, वेनेजुएला के साथ मिलकर यूएस भी रिकॉर्ड उत्पादन करने के मूड
क्रूड में है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन में जिस तरह से कोरोना के नंबर्स बढ़े हैं उससे मांग घटने की चिंता है। तीसरी बात यह है कि रूस और यूक्रेन में सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, तो उससे पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं जो आगे चलकर क्रूड पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि एक निगेटिव खबर यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल के महीने से रूस पर जो पाबंदी लगाई गई है उस वजह से रोजाना 30 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में कम हो सकती है। तो ये एक चिंता की दिक्कत की बात ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर फैक्टर्स अब क्रूड को लेकर ऐसे हैं जो आगे क्रूड पर दबाव भी बना सकते हैं। जी ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव के बीच रिटेल निवेशकों का जोश अभी भी बरकरार है और हमने देखा कि बीएसई में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या अब 10 करोड़ के भी पार पहुंच गई है। इस ज्यादा डिटेल के साथ शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी, शानदार आंकड़े आए हैं। बीएसई के जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक, उनकी जो संख्या है 10 करोड़ के ऊपर हो चुकी है और ये आंकड़ा जो है कल पार हुआ था। अब देखा जाए तो 15 दिसंबर को जो है लगभग 9 करोड़ के आंकड़े थे और सिर्फ 91 डेज में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी ग्रोथ देखने मिली है। अब जो इस ग्रोथ बात करेंगे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की, ये ओवरऑल जो यूनिक क्लाइंट कोड होती है उसके ऊपर है। अब आंकड़ों की बात करें ग्रोथ की तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के आंकड़े ले लीजिए 3% ऊपर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो तिमाही दर तिमाही पे लगभग 11% का रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में उछाल देखने मिला और साल दर साल के जो आंकड़े हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 58% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ये 3 ग्रोथ जो नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग बात करेंगे जो ग्रोथ देखने मिली है आपको ओवरऑल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की पिछले 10 सालों में या उससे ज़्यादा 2008 से जो बात कर रहे थे उसकी, तो उसको लेके जो हम बात कर सकते हैं कि फरवरी में लगभग 1 करोड़ थे फरवरी 2008 में। फिर वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है उस जर्नी से अब देखा जाए तो पिछले 14 साल में जो जर्नी कंप्लीट हुई है 2008 से लेके अब 2020 तक सिर्फ 1 से 5 करोड़ का जो है रिटेल निवेशक का जो है ओवरऑल मूवमेंट देखने मिला। तो अब जो है आप देख सकते हैं वो 9 करोड़ से आंकड़ा जो सिर्फ 91 डेज में 10 करोड़ का आंकड़ा हो गया और ये भारी आंकड़ा है। और इसके अलावा जो स्टेट्स है वो इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश है जो लीड कर रहे हैं पैक। इसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान, इनमें भी जो है 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्टडी का कि स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कौन सा हुआ है पिछले 1 साल में, तो वहाँ पे असम, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में जो है एक शानदार ग्रोथ देखने मिली। और आप देख सकते हैं 238% का ग्रोथ और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में 123% का ग्रोथ। इसके अलावा जो है बिहार और मध्य प्रदेश फोकस में रहेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं इन दोनों स्टेट्स में 100% से ज़्यादा निवेशकों की ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पे देखने मिली है ग्रोथ। ऑलराइट, तो ये कुछ जानकारी दी बीएसई में जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहा है रिटेल निवेशकों का, क्या वजह थी उसके पीछे ये हमने आपको बताया। 10 करोड़ का भी आंकड़ा अब रिटेल निवेशकों ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। रजिस्टर्ड निवेशक जो हैं वो 10 करोड़ के पार पहुँच चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट पर ही फोकस करते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जो तेजी आई थी सभी सेक्टर लगभग चल रहे थे लेकिन आईटी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया और आईटी इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। ये जो हल्की कमजोरी आई है इसमें कहीं किसी तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है किसी स्टॉक में? जी बिल्कुल, देखिए इस समय आईटी में चूंकि आज रुपी यहाँ पर जो है वो काफी हद तक स्टेबल रहा और उसका भी एक इम्पैक्ट रहा जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और खास तौर से इस समय जो एचसीएल की अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 1196 के पास ये स्टॉक चल रहा है। अपसाइड का जो मोमेंटम भी यहाँ पर इसने दिया है, लोअर जो बॉटम यहाँ पर आउट हुआ है वो मार्केट 1075 से हुआ है और अपसाइड में अभी 1350 तक ये लेवल जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक पहला स्टॉक ये है। दूसरा है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। अब केपीआईटी टेक्नोलॉजी को अगर आप डेली चार्ट पे भी देखें तो काफी अट्रैक्टिव लेवल पर है। 520 का बॉटम आउट हो चुका है और अप साइड में 680 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस पे अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देखते हैं तो लगभग आपको यहां से 600-650 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक्स जो हैं वो अगली वीक
जो है वो परफॉर्मेंस के लिए अच्छे होंगे। और आईटी सेक्टर में वैसे तो अभी ज्यादातर स्टॉक्स में एक मोमेंटम यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन इन दो स्टॉक्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो HCL टेक और कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अगले हफ्ते की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए और कौन कौन से अहम इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, यही बता देते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं पूरी जानकारी देने के लिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल, मंडे अगर देखा जाए मार्च 21 को तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। बीएससी का एक्स डेट है जहां पे बोनस इशू होगा 2:1 का रेशियो पे। इसके अलावा एफटीएससी इंडिया की जो इंडेक्स है वहां पे जो है एडजस्टमेंट्स होने वाली है, तो फ्लोज में इंपैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली बड़े इंडेसेस निफ्टी के जैसे। ट्यूसडे के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का ऐलान है कि कोई ज़्यादा फाइनेंशियल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको हाईवे कंपनीज को, तो एक टाइप से नेगेटिव इंपैक्ट ट्यूसडे को देखा जा सकता है। वेडनेसडे को अगर देखा जाए मार्च 23 को तो यूएसए की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की डेटा आने वाली है, और दूसरा बात सीबीएसई स्कूल्स खुलने वाला है, तो इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। थर्सडे एक्शन पैच रहेगा। मार्च 24 को वर्धमान टेक्सटाइल में एक्स डेट है, उनके शेयर स्प्लिट की 5:1 रेशियो है शेयर स्प्लिट का। रुचि सोया का एक इंपॉर्टेंट एफपीओ जो 4300 करोड़ का है वो खुलने वाला है। इसके अलावा नेटो नेशंस का एक मीट होने वाला ब्रसल्स में, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी आ सकते हैं। इसके अलावा मयूर यूनिकोटर्स जो है हमारे स्मॉल कैप स्पेस में, उनकी बाईबैक खुल रही है। और इसके अलावा फ्राइडे मार्च 25 की भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जहाँ पे भारत की जो डिपॉजिट ग्रोथ है साल दर साल और फॉरेक्स के डेटा वो आने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली की बजट एक्सपेक्ट है कि शुरू हो जाए, और इसके अलावा केपीआर मिल्स और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इन दोनों कंपनीज के जो बाईबैक स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट क्यूज़ हैं पूरे हफ्ते भर में ट्रैक करने के लिए। सबसे पहला है कि आपका जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे स्टॉर्म एक ब्रू कर रहा है, आईएमडी ऑफिशियल्स ने कहा है। और आखिर में आईआरसीटीसी फोकस रहने वाला है, उनकी जो ट्रेन सर्विसेज है भारत और बांग्लादेश के बीच वो अब शुरू होने वाली है अगले 2 साल के जो गैप के बाद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल आगे जाते हुए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब आपको बता देते हैं कि बाजार के दिग्गजों का मार्केट पर क्या कहना है। और हमारी बात हुई शंकर शर्मा से, और उनके मुताबिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो असर है वो लार्ज कैप कंपनियों में पड़ सकता है, और इसके अलावा न्यू एज कंपनियां ज्यादा प्रभावित रहेंगी। So, all that is in the past. We have seen rising interest rates crush small cap companies. We know that. We have been through cycles. We know that rising rates are relatively less impactful on larger companies because they do not have much debt burdens. They generate free cash. And we understand all that. The reality of India as we speak right now is that, and I'm talking with reference to India, the rising interest rates will hurt basically the overvalued end of the market. Overvalued end of the market are basically two. These are large caps and it is the new age listings. The small caps, on the other hand, are not overvalued. If I look at a broad swathe of small cap companies and I look at their numbers, I don't find stocks trading at 40 times and 50 times earnings. I find many stocks trading in the single digit multiples at the highest. I mean, I'm talking 1 year forward numbers, maybe 10, 12 times, 2-time book value for 20% ROEs. That's not expensive. But the Hindustan Lever is still expensive. Asian Paints is still expensive. HDFC Bank, by any measures of the kind of numbers it has and what it will deliver, is reasonably expensive. And of course, less said the better for the new age listing. They continue to be expensive. So while conventionally small caps get crushed in a rising interest rate cycle, what will get crushed here, or what will not crush but underperform the markets, will be the large caps and the new age listings, not the small caps. तो अब बड़ी कंपनियों पर दरों में बढ़ोतरी का असर कम रहेगा और न्यू एज कंपनियों पर दरों की बढ़ोतरी का असर यहाँ पर रह सकता है, ये कहना है शंकर शर्मा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रवि, आपने मार्केट पर तो काफ़ी सारी चर्चा की, लेकिन कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आपके लिए, आपकी तरफ से? रवि, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी,
क्षमा करिएगा। बिल्कुल यहाँ पर अपोलो टायर आपके लिए काफी अट्रैक्टिव है, आप इसको अपने बाइंग टारगेट में रख सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर गेन कर सकता है। अगले वीक में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही दूसरा स्टॉक है VDL, जो कि इस समय करंट सिनेरियो पे काफी अच्छा अट्रैक्शन पे चल रहा है, 378 के पास है और लगभग 400 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। आप 10 से 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको बाय कर सकते हैं। फंडामेंटल के साथ में टेक्निकली भी आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट है, ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव साइड पे हैं। साथ ही तीसरा स्टॉक अगर आप देखें तो जो मैंने बैंकिंग सेक्टर से लिया है वो है SBI, जो कि इस समय काफी अट्रैक्शन के लेवल पर है, 500 के आसपास ये स्टॉक है और अप साइड में 535 रुपए तक का टारगेट अचीव कर सकता है। तो आप 490 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हैं और मेजर जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये मार्केट पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और जो चौथा स्टॉक है वो है निपॉन इंडिया। फिलहाल इसका मोमेंटम काफी अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है और ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स इसके अच्छे हैं। टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो RSI और MACD भी काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं और अप साइड में इसका टारगेट जो है वो कम से कम 1.5 से 2% तक का देखने को मिल सकता है, यानी कि 360 और 355 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही पांचवा और लास्ट स्टॉक है जो अगली बास्केट है मेरी, उसमें है टाटा स्टील। आज आपने उसका मोमेंटम यहाँ पर देखा है और ये मोमेंटम अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। मेटल काउंटर पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील टेक्निकली भी यहाँ पर काफी हद तक सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें तो लगभग आपको ये 1400 के लेवल अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगले हफ्ते के लिए देखें तो 1300 से बाय करके आप 1380 के टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। 1290 के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा है। आप इन 5 स्टॉक्स को अगले हफ्ते के लिए अपने पोर्टफोलियो पे लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सारी रिकमेंडेशन देने के लिए। तो SBI, वेदांता, अपोलो टायर, टाटा स्टील, निपॉन लाइफ, AMC, ये 5 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। ड्यूरेशन 6 महीने के लिए है। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर है। रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय